आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाँच पाँच मरला ज़मीन को लेकर कुछ हुक्मनामे जो हैं, कुछ तहरीरी लेटर जो हैं वो लोगों को मिले। इस सब पर भी बात करेंगे और बात जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवालों को जो फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए जाने की जा रही है उस पर भी करेंगे। और बात हम जो इस वक्त मुल्क के 5 रियासतों के अंदर जो इंतखाबात हो रहे हैं, जिन इंतखाबातों को लेकर तैयारियां जो हैं सभी जमातें अपने अपनी तर्ज पर कर रही हैं, उस पर भी करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान हैं इन्हें आप बड़ा बखूबी जानते हैं। बहुत मर्तबा जो है हमने पहले भी इनसे आपकी मुलाकात जो है प्राइम टीवी पर करवाई है। चौधरी बशीर अहमद खटाना साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब, आप पिछले दिनों कश्मीर में थे और बड़ी चाहत थी हमारी कि आपसे मुलाकात हो नहीं पाई। पिछले दिनों सरकार ने एक बड़ा बेहतरीन जो फ़ैसला लिया है और अब तमाम वो लोग जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होगी उन्हें 5 मरला जो है वो ज़मीन दी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। कैसे देखते हैं आप? देखिए हकला साहब, देखने का हर इंसान का अपना तरीका होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि जो 5 मरला ज़मीन है, इसमें कोई भी हमारे ट्राइबल लोग नहीं आ रहे, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो। इन्होंने जो लिस्टें बना के ऊपर भेजी है कंसर्न डीसीओ ने, वो 2018 की है। जो डिप्टी कमिश्नरों को पावर नहीं है कि उसके अलावा ये किसी आदमी को ऐड कर सके ज़मीन पर। 5 मरले ज़मीन जो कह रही है, और उस 5 मरले ज़मीन जो ये कह रहे हैं हमने दी है, इम्प्लीमेंट अभी वो ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। वो उन लोगों को हो रहा है जो 2018 में लिस्ट में जिनके नाम शामिल थे। जितनी 2018 की लिस्ट भेजी गई है उसमें देखिए ट्राइबल लोगों का तो नाम ही नहीं है, निशान ही नहीं है। और जो उसमें फार्मल्टियाँ इन्होंने रखी है, वो फार्मल्टियाँ ये कहाँ से देंगे? ट्राइबल के पास कहाँ वो राशन कार्ड मिले, कहाँ इंतकाल की नकल मिलेगी, कहाँ डोमोसिल सर्टिफिकेट बनेगा, कहाँ एसटी सर्टिफिकेट बनेगा, कहाँ से वो स्टेट सब्जेक्ट लाएंगे? अगर वो कहाँ से विरासती 1954 की नकल लाएंगे, 1944 की नकल लाएंगे? अगर ये चीज़ें उनके पास है तो फिर वो नोमैटिक क्यों होते, वो ट्रैवल ही क्यों होते, उनको ट्रैवल क्यों कहना था? लेकिन ये सारी चीज़ें जो है यहाँ अभी जो सरकार है इनको इग्नोर कर रही है। ये सिर्फ ऊपर से एक आर्डर कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे उसका कोई अमल नहीं है। और हमारे किसी भी आदमी को, ट्राइबल को, उसका कोई बेनिफिट नहीं थ्रू स्टेट। क्योंकि मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में जाके इसका प्रैक्टिकल देखा है कि हमारे उन लिस्टों में कितना नाम आ रहे हैं, चाहे जम्मू का प्रोविंस जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो। क्यों, मैं जो काम करता हूँ वो प्रैक्टिकल करता हूँ। और वहाँ मैंने देखा कि हमारे लोग हर जगह इक्का दुक्का कहीं उन्होंने उस वक्त के 2018 की लिस्ट में नाम ऐड किया होगा, वरना हमारे लोग हर जगह इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इग्नोर किए हुए हैं 5 मरले के लिए। इस पर है 40 साल के लिए, वो फिर खाना बदोश है। उसके वो जब तक स्ट्रक्चर बनाएगा उसमें उन्होंने शराइतें लिखी है कि वीडियो कंसर्न, तहसीलदार कंसर्न, अगर वो बार बार जाएंगे रिपोर्टें देते रहेंगे, अगर उसने मकान ये वो उसमें कुछ भी इंटरफेयर किया तो कोई भी, हालांकि वो कौन ऐसा करता है जिसको ज़मीन मिलेगी, वो कोई नहीं गलत करेगा। तो उसको ये सताने के लिए उनको बेचारों को तो हक ही नहीं है। वो तो वैसे ही खाना बदोश है 5 मरले वाले। अगर उस आर्डर को सही जहन से पढ़ेंगे, 40 साल लीज़ पर है। और बहुत सारे लोग, बड़े बाशूर लोग, वो सोचते हैं कि 40 साल के लिए लीज़ पर है, उसके बाद हमें कौन निकालने वाला। अरे वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। यहाँ मलकियत वालों पर मशीनें चल गई, हमने आंखों से देख रहा। यहाँ नीडू होटल श्रीनगर, हमारे जो वरासती थे, मालिक थे रियासत के, उनके होटलों पर ये जेसीबी ले गए। तो ये हमारी लीज़ को कौन छोड़ेगा कल? बशीर साहब, आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ। यहाँ आप जो है बात कर रहे हैं कि ये जो 5 मरला का मसला है इसमें ट्राइबल लोगों को बेनिफिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो ट्राइबल लोगों के पास दस्तयाब ही नहीं है। आपका यही मुतालबा है? मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों कोशिश नहीं करते कि हाई अथॉरिटी से मिला जाए, क्यों कोशिश नहीं करते कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिलें और उन्हें जो अपने ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं, ये बताएं,
ताकि आपका कोई एक बीच का रास्ता निकले और कौम को जो है इस 5 मरले का ही अगर बेनिफिट हो जाए तो एटलीस्ट बैठने के लिए घर तो मिलेगा। जो लोग हमने देखा यहाँ कठुआ से लेकर अखनूर के जो हमारा चनाब दरिया है, इस इलाके में जो लोग बैठे हैं उन्हें हर वक्त ये डर रहता है कि क्या पता कब जो है सरकार का पीला पंजा आए, और जो छोटे छोटे 1 कमरा 2 कमरा और कुछ लोग तो कुल्लों में बैठे हैं, क्या पता कब ये हमारे कुल्ले जो हैं इन्हें गिरा दिया जाए। हर वक्त लोगों के जहन में ये डर रहता है। तो एटलीस्ट उस डर से तो जो है लोगों को निजात मिलेगी। उस तरीके से आप लोग हाई अथॉरिटी से क्यों नहीं मिलते, क्योंकि आप तो कौम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर वक्त कौम की बात करते रहे। देखिए, आपने जो फरमाया ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा हाई कमांड को आगाह करने से, चाहे पहले का वक्त था चाहे अब की सरकार हो। मैंने हर हाई कमांड को लिख कर दिया कि हम लोगों को इन चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे अखनूर से लेकर कठुआ तक कितने लोग हमारे इस जद में आए हैं, कितने बॉर्डर की जद में आए हैं, किस किस हालात से वो गुज़रते हैं वो मैं जानता हूँ कि उन पे क्या गुज़र रहा है। लेकिन ये एक खेल और तमाशा है। जो कुर्सी पर बैठता है वो कहता है कि हम बेनिफिट के लिए सोचेंगे। सोचते ही सोचते मेरी ज़िंदगी के 50 साल गुजर गए हैं। तो 50 साल मेरे गुजर गए हैं तो ऐसे ही और कहीं 50 गुजर जाएंगे, ना जाने उस वक्त क्या होगा। ये एक ड्रामा है, एक्शन कुछ और होता है। एक्शन लेने में 10 मिनट लगते हैं अगर कोई हाई सरकार ले। जैसे हमारे गवर्नर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि और कुछ छोड़िए 5 मरला। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ हमारे ट्राइबल लोग बैठे हैं, जिन ज़मीनों पर बैठे हैं, वो सरकारी लैंड है, वो कोई भी सरकारी लैंड हो, आप उसको रेगुलाइज कर दें। मैं आपके चैनल से और भी मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट और चीफ सेक्रेटरी से दरख्वास्त करता हूँ, अपनी हाई कमांड से, और दिल्ली के जो हमारे इस वक्त बादशाह है प्राइम मिनिस्टर, में उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम हम जहाँ बैठे हैं वो ज़मीनें हमारी रेगुलाइज की जाए, ताकि हमारा जो है अब दूसरी जगह जाना, हिजरत करना, बार बार हिजरत करने से हम कितने डिस्टर्ब हैं रियासत के अंदर। हम डोकों में जाते थे हमारे लोग, आज वो डोके भी हमसे छीनी गए। हालात ऐसे हो गए 1990 से कि उनको भी हमने बहुत सारे इलाकों को खाली करना पड़ा और मजबूरन हमने इन एरियो में रहना पड़ा। हमारी हालात को हम खुद समझते हैं। ये तकलीफ़ जिसको होती है उसको पता होता है तकलीफ़, दूसरा क्या जाने कि उसको क्या तकलीफ़ हो रही है क्या नहीं। खटाना साहब, आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा। फॉरेस्ट का जो है बड़ा बिबल जो है बजा, और मुल्क के जिन इलाकों के अंदर इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को फॉरेस्ट एक्ट का बेनिफिट दिए जाने की बातें जो हैं वहाँ पे की जा रही हैं। और सरकार कहती है कि हमने 70 सालों में बिलखसूस नोमैड लोगों के लिए वो किया जो पिछले 70 सालों की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं किया। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट भी उसी की एक जो है एक मिसाल है जो जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन वो ज़मीनी सतह पर कहीं दिखा नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मजबूरियां हैं सरकार की या फिर सरकार के उन रिप्रेजेंटेटिव की जो बात तो करते हैं लेकिन जब ज़मीन पे हम जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो दिखता नहीं है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कहीं पे इम्प्लीमेंट हुआ? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको बताऊं, 15 साल इस जद्दोजहद में फाउंडर मेंबर रहा हूं ऑल इंडिया में, इसका मैं फॉरेस्ट एक्ट की कमेटी में। तो 15 साल जद्दोजहद हमने हर स्टेट में की, हिंदुस्तान की कोई स्टेट। एक दफ़ा हमारे MP थे चौधरी तालिब हुसैन साहब, ये भी मेरे झारखंड में गए थे मेरे साथ, और उन्होंने देखा आँखों से कि ये तंजीम जो है ये लोग कितनी जद्दोजहद, क्यों ये मसला राजा जी पार्क उत्तराखंड से खड़ा हुआ था, हमारे लोगों को वहाँ से निकालने लगे थे। तो वहाँ से ये शुरू हुआ था फॉरेस्ट एक्ट। उसमें बड़े बड़े हिंदुस्तान के सकालत थे, कई साल लगे रहे। तो आखिरकार 2006 में ये एक्ट पास हो गया। उस जद्दोजहद से जब 2006 में ये पास हो गया तो बाकी हर हिंदुस्तान पे लागू हो गया। J&K रियासत में ये लागू नहीं हुआ, लेकिन अब लागू होने से इसका हम मशकूर है। ये 2006 में हुआ, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उस पर MP चौधरी लाल सिंह भी थे, हमारे ये कठुआ वाले। अब तो जब हमने ये मसला पार्लियामेंट में पहुंचा दिया तो ये बिल पास हो गया 2006 में।
फॉरेस्ट एक्ट का कि इन लोगों को जो ऐसे जैसे है रूल बनाए गए उसके मुताबिक इनको सेटल किया जाए। उसके बाद अब ये लागू हुआ यहाँ लागू होने का तो कोई मकसद ही नहीं मुझे नज़र आ रहा। जो उसकी नॉर्म्स लिखे हैं, जो कानून लिखे हैं हमारे फॉरेस्ट एक्ट के, उस तरफ तो बैरोक्रेट देख ही नहीं रहे हैं। जहाँ तो ये इनको पढ़ना ही नहीं आता, जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ ये खुद जान के इनको ऊपर से डायरेक्शन है कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अच्छा, जहाँ आपकी मेजॉरिटी एसटी है, मैंने वादी कश्मीर के अंदर भी देखा, जम्मू के गिरदनवा में भी देखा। अरे भाई, जहाँ उस कानून में लिखा है कि कमेटी जो है इनकी मेजॉरिटी में होनी चाहिए हर जगह, इन्होंने क्या किया है उल्टा कि मेजॉरिटी होते हुए भी दूसरे लोगों की कमेटियाँ कुछ जगहों पे बनाई है जो गैर कानूनी है, और कोई उस पर रोक टोक नहीं है, और कोई केस इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जिस दिन से ये लागू हुआ, सिर्फ नाम का लागू हुआ है, ज़मीन पर इसका भी 0% भी अगर आप देखो तो मुझे कहीं भी रियासत में बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा। उसमें तो क्लियर लिखा है कि जहाँ हम लोग बैठे हैं इनको हिलाया ना जाए। चाहे जिस जंगल में हम बैठे हैं, चाहे पहाड़ के कोने पर हमारे लोग बैठे हैं, इनको हिलाया नहीं जाए। तो क्या हिला नहीं रहे हैं ये तो पहले हमारे ही लोगों के पीछे पड़ते हैं, हमारे ही लोगों के कुल्ले कराते हैं, हमारे ही लोगों के टेंट उखाड़ते हैं, हमारे ही लोगों के मकान उखाड़ते हैं। इन्होंने तो काम ही यही पकड़ा है। जब ये एसटी का मसला बना हुआ था तो चौधरी तालब साहब जो एमपी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आपने अभी चौधरी तालब साहब का जिक्र किया, इसलिए मेरे जहन में ये सवाल आ गया। चौधरी तालब साहब ये बात कर रहे थे कि जो काम गुजर बकरवालों के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो किसी और जमात ने जो है आज तक नहीं किया। तालब साहब के उस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, उस बयान को मैं वही कहूँगा, वो खुशामद वाली बात है। तालब साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे भी लीडर हैं, लेकिन वो उनको एक खुश करने के लिए कह रहे थे, वरना तालब साहब बाज़ाते जानते हैं कि उनकी कौम किस हालत से गुजर रही है। क्योंकि अल्लाह के फजल से एक वो बहुत बड़े तजर्बेकार है, उसने अपनी ज़िंदगी का दौर गुजारा हुआ है, लेकिन वो एक खुशी के लिए कह रहे थे। अब जो जिस पार्टी में कहता है वो उसके गाने गाता है, यही एक मुसीबत है। लेकिन आखिरकार मिलता कुछ नहीं है, मिलेगा उसी को जो कौम की खिदमत करेगा। मेरी बात सुनिए, मेरी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने उम्र गुजार दी, लेकिन मैंने खुशामद नहीं की। क्यों नहीं की खुशामद? मुझे अपनी कौम का फिक्र था। अगर मैं भी वो खुशामद करता एमएलसी के लिए कि मुझे जाके तो सुबह शाम जाके मैं अपने मिनिस्टरों और जाके नेताओं को पाँव चाटता, मैंने कभी नहीं चाटे। मैंने कहा अपनी पार्टी में भी कि मेरा हक है मेरे लोगों को बसाया जाए, अगर मेरे लोग बस के तो ये सब एमएलसी है। राणा साहब, कुछ लोग कहते हैं कि आप खाली धोदी गुजर बरादरी की ही बात करते हैं, धोदी गुजर बरादरी के ही कुछ भाई हैं जो बकरवाल हैं, अब बकरवालों की बात नहीं करते। क्या नहीं, मैं करता हूँ बकरवालों की। ये किसने कहा कि मैं बकरवाल और हमारा कबीला है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बकरवालों की छोड़ के अदर्स हमारे सेटल बरादरी के लोग हैं, मैं उनकी भी बात करता हूँ कि बहुत सारे गाँवों से वो लोग भी नोमैटिक हो चुके हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं रही है। बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन अक्सर लोग वो भी खाना बदोश होते जा रहे हैं। मैंने कई बार मीटिंग में ये क्वेश्चन उठाए, क्योंकि मेरे लिए कोई दोदी का तो लफ्ज़ उस वक्त पड़ गया जब मादर मेहरबान ने इस गुजर कॉलोनी का नाम रखा दोदी गुजर कॉलोनी, क्योंकि वो दोदी कबीला से उसकी जो माँ थी वो ताल्लुक़ रखती थी। तो जब उस वक्त इस गुजर कॉलोनी का 1978 में इसका बुनियाद रखी गई तो उस वक्त ये नाम उन्होंने रखा, तो हमने उस नाम को बरकरार रखा। वरना तो हम सब एक हैं, ना मैं दोदी हूँ ना बकरवाल है, हम तो सब गुजर हैं। बिल्कुल, हम तो कोई किसी से, देखिए हम लोग जो हैं हम बेसिक खैरी के रहने वाले थे। मैंने जब देखा गौर से इस पर रिसर्च किया तो भाई कहाँ से ये कबीले लोग आए, तो उसमें हमारे ये लोकल और हम तो सब लोग एक ही हैं। बिल्कुल, ये तो कबीलों का नाम ऐसी तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मकसद हमारा एक, मंजिल है। इससे मतलब लोगों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं लोग जो इस तरह देखो की ये थी ना, मैंने इस मसले को थोड़ा मदम किया क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें कई क्लासें बन जाएगी हमारी। अगर मैं लफ्ज़ दोदी को भी ज़्यादा उछालूँगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये कोई नहीं कहेगा इतनी ज़रूरत करके अपने कबीले में। लेकिन मैंने उसको कुछ सालों से जब मैंने समझा ये कि इससे हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं हमारे पर जिन्होंने नज़रें रखी हुई है वो हमारे हक खा जाएंगे।
तो इसीलिए मैंने बकरवाल बरादरी जो है वो तो बेसिक पेशे से बकरवाल लिखा गया था ना। वो तो उस वक्त चौधरी शफी साहब थे, तो उन्होंने वो उस दौर में 1978 में जब बोर्ड बना तो उन्होंने ऐड करवा दिया कि गुज्जर बकरवाल बोर्ड लिखा जाए, तो उसमें उन्होंने ये करवा दिया। वरना तो इनको भी पहले हिस्ट्री में तो ये बकरवाल लिखते ही नहीं ना, आप देखिए इनके डॉक्यूमेंट, ये तो गुज्जर ही लिखते हैं। बिल्कुल, ये इसमें तो कोई बुराई बात ही नहीं गुजर ही है। आती है। हाँ, तो इस अगर बेसिक देखा जाए तो हम सब एक हैं। इसमें ये क्लासें बनाने का इधर उधर ऐसे ही है कि कबीलों के जैसे नाम पड़े डाल दो। जी सब बहुत बड़े एक संगठन को जो है आप चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हट के। मैं बात थोड़ी सी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि ऑल इंडिया गुज्जर महासभा एक बहुत बड़ा संगठन है जिसकी शाखाएं जो हैं वो अलग अलग रियासतों के अंदर और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर मौजूद हैं। हाल ही में पिछले साल आपने जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसका यूनिट जो है वो कायम किया है। इलेक्शन है मुल्क की 5 रियासतों के अंदर, जिनमें हमारा राजस्थान है, उत्तराखंड है और कुछ और 3 स्टेटें हैं। ऑल इंडिया गुज्जर महासभा जो है वो इंडिया अलायंस की जो है वो सपोर्ट में है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट कर रही है? सीधा सीधा मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, ये साफ बात है, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का जो नज़रिया है, जब मैंने ऑल इंडिया गुज्जर महासभा जिसके सदर हमारे मज़ाहिर रैना साहब है, एडवोकेट, बहुत सुलझे हुए हैं, शख्सियत है, वो कोई छोटी शख्सियत नहीं है, उनसे आपने में इंटरव्यू किया। हमारा साफ नज़रिया यही है कि हम मुल्क को जो पार्टी चलाएगी देश के हित में, हम उसका साथ देंगे। हम कभी उसका साथ नहीं देंगे जो मुल्क को कमज़ोर करेगी, और जो मुल्क को कमज़ोर करेगी उसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम उन्हीं का साथ देंगे जो गठबंधन है, जो इकट्ठे होंगे, हम भी उन्हीं का साथ देंगे। और ऊपर वाले ने चाहा हमारी कामयाबी का सेहरा। आपने एक दफ़ा मुझे पूछा था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते, तो मैंने कहा था कि हमारे वर्कर अल्लाह के फजल से इतने तेज़ हैं कि जब वक्त आएगा तो ये पब्लिक हमारे पीछे दौड़ेगी, पैसे वालों के पीछे नहीं दौड़ेगी। इसी तरह आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगी, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जिसके कायद हमारे फारूक अब्दुल्ला है, उमर साहब हैं, क्योंकि इनके वर्कर और इनका नज़रिया जो है वो बड़ा साफ़ सुथरा है, इसमें चापलूसी नहीं थी। और आज पब्लिक को पता चल गया, रियासत अभी ले से ही पता चल गया, करगिल से पता चल गया कि हमारी शनाख्त हो रही है। हालांकि इतने अजाब के बाद, इतनी मुसीबत के बाद भी, इतनी मुश्किलात के बाद भी हम किस तरफ जा रहे हैं, इससे तो आपको इशारा मिल गया है। आने वाले वक्त में यहाँ तो ये इलेक्शन कराएंगे नहीं, जैसे हमारे कायद कह रहे हैं सदर, जो हमें भी लगता है, क्योंकि कुश्ती करने वाले पहलवान को मैदान में पहले ही पता चलता था कि मेरे मुकाबले में पहलवान कौन है। सही है। तो इसी तरह उनको पता चल चुका है, चाहे देश हो, देश में भी उनको पता चल गया है कि हमारे अपोजिशन पार्टी को कि कौन पहलवान अब दोबारा हमारे मुकाबले में आ रहे हैं, और रियासत में भी पता चल गया है कि हमारा कंपटीशन किन लोगों से है। अब ऊपर वाले ने चाहा तो ये हालात बहुत मज़ीद और तेज़ी से बदलते जाएंगे और फिर लोगों के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मुझे जो उनके नज़रिए लगते हैं, वो तो चाहते हैं अब इलेक्शन ना ही हो तो हमारी जान छूट जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के मुल्क के नायब सदर चौधरी बशीर अहमद खटाना साहब, जिनसे हमें जम्मू कश्मीर के अंदर जारी गुज्जर बकरवाल कौम के कुछ मुतालबात पर बात करके उनके मुतालबात को समझने की कोशिश की। और जहाँ तक 5-5 मरले की बात सरकार कर रही है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर शेड्यूल ट्राइब लोगों को इसका बेनिफिट जो है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार की जो शराइत हैं, इसमें सरकार के जो दस्तावेज़ सरकार मांग रही है लोगों से, वो दस्तावेज़ 70% लोगों के पास है ही नहीं,
जिसमें राशन कार्ड हो, जिसमें डोमिसाइल हो, जिसमें आधार कार्ड हो, कोई एक डॉक्यूमेंट की कमी जो है हर तीसरे शख्स के पास जो है वो देखने को मिल रही है। और हम भी अक्सर लोगों के पास जाते रहते हैं, क्योंकि राशन कार्ड और डोमिसाइल बनाने के लिए किसी भी फ़र्द के पास उसका 15 साल का जो एक जगह का जो प्रूफ है वो होना लाजमी है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम ये जो नोमैडिक लोग हैं इनके जो कागजात हैं इन लोगों के बने नहीं, या इन लोगों को आप यूँ भी कह लें कि इन लोगों को किसी ने इस तर्ज पर बेदार नहीं किया, अवेयर नहीं किया, जिसकी वजह से इन लोगों के कागजात जो हैं वो बने नहीं, जिसकी वजह से आज जो है एक खमियाजा जो है इन लोगों को जो है इसका भुगतना पड़ रहा है। और 5-5 मरला के जो हकूक़ हैं वो उन्हें मिलते हुए जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। हम भी गुजारिश करना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी डिविज़नल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि जनाब आला एक खसूसी कैंप जो है आप लोग ऑर्गेनाइज़ करवाएं, यहाँ पे इन लोगों को जो है ये दस्तावेज़ मुहैया करवाए जाने के साथ साथ, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि जम्मू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू है, उन्होंने जो है बहुत सारी तहसील सतह के ऊपर जो है कैंप मुनक्कद करके जो है लोगों को इसका बेनिफिट डायरेक्टली पहुंचाने की कोशिश की है। जिसमें हमारी एक ब्लॉक नगरोटा की पंचायत थी खानपुर, जिसके अंदर 6-7 दिन जो है कैंप लगा रहा, और वहाँ पे 30 के करीब लोगों को जो है ये आर्डर जो है मिल चुके हैं, जो कि हमारी बाजीगर बरादरी से तल्लक रखने वाले लोग हैं। इसी तर्ज पर जो है सभी लोगों को इस 5-5 मरले के ये जो हकूक़ हैं इनका बेनिफिट मिले, ताकि लोग जो हैं अपना घर बना के जो है वो रह सकें। और जो खौफ, जो डर, जो एक सदमा हर वक्त दिल में रहता है कि क्या पता कब सरकार का पीला पंजा आए और हमारे घर जो हैं वो टूट जाएं, हमारे घरों को जो है वो गिरा दिया जाए, इस खौफ से जो है लोग जो है वो आराम कर सकें, सुकून कर सकें। दूसरी ओर हमने बात करके समझने की कोशिश की कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट का फ़ायदा जो है वो लोगों को मिल रहा है। तो अक्सर हमारी भी लोगों से बातचीत होती है, और जिस तरह से इन्होंने खुद बताया कि ये पिछले दिनों कश्मीर के अंदर थे, कश्मीर के अलग अलग ढोकों के अंदर इनका आना जाना हुआ, वहाँ पर भी इन्होंने लोगों से समझने की कोशिश की। तो जनाब आला अगर ग्राउंड सतह पर हम जाके देखें, कागज़ों में तो सरकार बात करती है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, और बिलखसूस भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये बातें करते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया। जनाब आला दिया तो ज़रूर आपने, लेकिन वो ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये इंटरव्यू चल जाने के बाद जो है सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, तो ये जो 5-5 मरले की बात हो, चाहे वो हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो, या फिर बात हो गुजर बकरवाल लोगों को उनके दूसरे हकूक़ दिए जाने की, गौर होगा और गुजर बकरवाल लोगों के जो मुतालबात है वो हल होंगे। देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।